मैं हुसैन सर अपने इस YouTube चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं अपने होमवर्क सीरीज का पहला दिन एनर्जेटिक दिन। और ये मैं बहुत ज्यादा आज नहीं होमवर्क दे रहा हूं, इसलिए नहीं दे रहा हूं कि जब कभी भी ट्रैक पर रनिंग के लिए जब चलते हैं ना, तो क्या करते हैं, पहले वार्म अप करते हैं। तो ये वार्म अप के तौर पर मैंने सिर्फ 7 चैप्टर दिया है, और उसके बाद साइंस का फिजिक्स में मैंने 4 चैप्टर दिया है, और प्रतियोगिता दर्पण में 2 चैप्टर दिया है, राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। तो बहुत ही मैंने लिमिटेड दिया है, वार्म अप करवाया है। ये वार्म अप करने के बाद मैं और स्पीड पकड़ूंगा, वैसा ही स्पीड पकड़ूंगा जैसे अब की बार 120 पार, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से हम लोग इसके बाद चलेंगे। एक दो को मैं थोड़ा सा धीमा चलाऊंगा, लेकिन 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलना है, क्योंकि अब की बार 120 पार लाना है। और अब की बार 120 पार करने के लिए आपको 120% एफर्ट भी लगाना है, 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी चलना है, ठीक है। और सब कुछ को छोड़ दीजिए, एकदम पूरी तरीके से, पूरे डेडिकेशन के साथ, और माइंड को पूरी तरीके से ओपन करके, और दिन रात लग जाइए। जैसे अगर हो सके तो आपको अगर नींद आए तो आप टेबल पे ही सो जाइए, लेकिन पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी ज्यादा नहीं, दिसंबर तक करना है। दिसंबर तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए आपको कितना मजा आएगा। और मैंने ये जो आपको डिजाइन किया है, मैंने ये जो होमवर्क सीरीज का, उसमें क्या किया है कि इतना सफिशिएंट रहेगा कि आपको 5 से 6 घंटे में हो जाएगा। जब 6 घंटे में हो जाएगा, फिर उसके अलावा आप मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। मेंस को भी लेकर चलना है। अभी जब 1 महीना हो जाएगा, नवंबर जैसे ही अक्टूबर खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद आप क्या करेंगे कि मैं बताऊंगा कि फिर आपका रेशियो क्या होना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर आपको होमवर्क दूंगा जिससे कि आपके पास समय बचे और आप अपना दूसरे चीजों को भी थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ें और देखें। इसी के साथ मैं ये बताने के लिए फिर स्टार्ट करता हूँ कि पहला चैप्टर जो है हमने लूसेंट का दिया है। लूसेंट का आपको ये चीज ध्यान में रखना है, स्रोत के चैप्टर से जो कि मैंने 1 से 7 तक तो दिया है, लेकिन क्या है कि इसमें आपको स्रोत को मैंने सबसे ज्यादा जो कोर एरिया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने छाटा है, जो अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे स्रोत का हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, और बौद्ध और जैन। ये जो है एंसेट में मैं दिया तो हूँ 1 से 7 तक, वो सभी को पढ़ना है। लेकिन जब पढ़ लेने के बाद रिवीजन होगा, या लास्ट में जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा, तो इन तीनों को ही सिर्फ कोशिश करेंगे कि इन्हीं पर ही फोकस किया जाए और इन्हीं को ही बार बार रिवीजन किया जाए। लेकिन उन सब पे भी नजर आपकी रहनी चाहिए। एक सीक्वेंस बनता है, उसको समझने में भी सीक्वेंस बनेगा, फिर उससे के आगे भी मैं देता जाऊंगा, लेकिन उसमें भी कोर जो एरिया है उस पर इंडिकेट करता जाऊंगा। चलिए, तो अब स्रोत की बात करें तो स्रोत में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हम देख रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद दिया हुआ है। लेकिन ऋग्वेद और अथर्ववेद, इन दोनों पर ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि इन दोनों में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूनानी जो लेखक थे, यूनानी लेखक में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आपको हेरोडोटस को पढ़िएगा, वो है। और फिर उसके बाद जो कि इतिहास का पिता कहलाते हैं। और उसके बाद जो है, जो सिकंदर के साथ जो आए हैं, तो सिकंदर के साथ 3 व्यक्ति जो आया हुआ है, नियार्कस, अरिस्टोबुलस और एनेक्सेक्रिटस, इन तीनों के बारे में भी याद रखिएगा। मेगास्थनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज से आता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद इसी में ही आपको ये इंपॉर्टेंट हो गया। और उसके बाद आते हैं अरबी लेखक, जो कि इब्न बतूता हो गया, और एक हो गया अल-बरूनी जो मोहम्मद गजनवी के समय में आया था। ये भी, इसका भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इब्न बतूता यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। त हो गया इब्न बतूता तुगलक, और उधर हो गया अल-बरूनी, मोहम्मद गजनवी और अल-बरूनी। मतलब कि थोड़ा सा ये एक कीवर्ड को पकड़ के चलिएगा, याद होता है, अमूमन लोग भूल जाते हैं, इसकी वजह से मैंने इसे बोला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चीनी जो यात्री जो आए हुए थे, जो ये मैं स्रोत की ही बातें कर रहा हूँ कि चीनी यात्री आए थे, उनको ये फायान हो गए, वेन्सन, ये लोग इंपॉर्टेंट है। और संगयुन से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस पर फोकस रखिएगा। तो 3 लोगों पे फोकस रखिएगा। कौन? तो फायान, वेन्सन और संगयुन। संगयुन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ये स्रोत में ही एक अभिलेख का। तो अभिलेखीय वाले में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो उसमें बोगस गई, जो कि 1400 BC में
1400 BC का है। एशिया माइनर का है, जिसमें के 4 देवताओं, जो वैदिक के 4 देवताओं का जो जिक्र किया गया है, जो कि इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य, उसके बारे में जो जिक्र किया गया वही है, और उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते उसके बाद भी जो है कुछ है अभिलेख, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया, जूनागढ़ का अभिलेख हो गया, उन सबको भी पढ़ लीजिएगा, बॉक्स में दिया हुआ है लूसेंट में, उसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्रोत के बाद उठकर आते हैं प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, उसमें कुछ चीजें हैं जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि 64वीं में भी आया है और 66वीं में भी आया है। तो 64वीं में आया है, तो इसीलिए प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा सा हम उसको ब्रीफ में बता दें कि प्रागैतिहासिक काल के जनक जो कहे जाते हैं वो डॉक्टर प्राइमरोज, उनको याद रखिएगा। और प्रागैतिहासिक काल में ही एक और व्यक्ति है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, उनको भी याद रखें, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले जो है बस्तियों का खोज किया था, बस्तियों का अन्वेषण किया था, और वो 1863 में, उसको याद रखना है। अब आ जाते हैं कि ये 3 भागों में प्रागैतिहासिक बटा हुआ है, जो कि आपको पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हमको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये मध्य पाषाण काल के बारे में 2 फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है। बागौर, जो कि वो राजस्थान में है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य, जो प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और दूसरा है आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश में, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य प्राचीनतम मिले हैं, इनको मध्य पाषाण काल में है, ये याद रखिएगा। वो ये वैसे शायद लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, कुछ चीजें जैसे डॉक्टर प्राइमरोज, जो कि प्रागैतिहासिक काल के जनक कहलाते हैं, ये भी आपको लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, ये मैं अलग से आप बता रहा हूँ, मेरे लेक्चर से आप याद रखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, मैंने बता दिया 2 फैक्ट है आपको, आदमगढ़ और उसके बाद बागौर है। अब फिर अब नव पाषाण काल में आ जाते हैं। नव पाषाण काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, नव पाषाण काल के बारे में जो जानकारी जो मिलती है, जॉन लुबाक जो है, उनकी पुस्तक है हिस्ट्री टाइम्स, तो उसमें जो है हिस्टोरिक टाइम्स तो उसमें जो है उन्होंने उसके बारे में बताया हुआ है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में ही आपको कृषि के साक्ष्य मिलने लगे, इसी समय ही आपको एक ग्राम समुदाय की भी बात होने लगी, इसी समय ही आपको तांबा का इस्तेमाल का भी बात हुआ, इसी समय ही आपको ये मृदभांड के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी, और फिर इसी समय में ही आपको आग का भी उपयोग के बारे में पता चला, कि उपयोग के बारे में भी इसी समय। तो आपको ये मेन फैक्ट है। और इसमें जो स्थल जो मिले हैं, मेहरगढ़, नव पाषाण काल का ही है मेहरगढ़, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ये बोलन नदी के किनारे में है। और इसी तरीके से इसमें और इम्पोर्टेंट नव पाषाण काल में है आपको गुफकरल है, जो कि कश्मीर में है, यहाँ पे गर्द आवास का साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकता है, या और एग्जाम्स बहुत सारे सिविल सर्विसेज में ये पूछते हैं कि यहाँ पर गर्द आवास का साक्ष्य मिला है, और यहाँ पर जो कब्र मिला है उसमें एक मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ ये मिला है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, बस ये इतना है। और मेहरगढ़ वाला ये रखेंगे ध्यान। और उसके अलावा कोल्डीवा, जो कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नजदीक में है, यहाँ पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले 7000 BC का, तो उसको याद रखना है। और मेहरगढ़ में क्या मिला है, तो कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जो वो भी 7000 BC का, जो कृषि करते हुए का साक्ष्य जो मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है। तो अब ये हम लोग प्रागैतिहासिक काल खत्म। इसमें का जो मैंने लेक्चर दिया है उसको ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर प्राइमरोज के बारे में ध्यान रखिएगा, वो जनक कहलाते हैं प्रागैतिहासिक काल के। अब आ जाते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैं इतना कहूँ, ये पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है, इसका हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसके जैसे उत्खनन में कौन कौन से आए, जैसे सबसे पहले जो है चार्ल्स मैसन जुड़े हुए थे 1826 में, उनको याद रखना है। उसके बाद कनिंघम, जिन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, उनको याद रखना है। जॉन मार्शल, जो जिनके नेतृत्व में किया गया था, चाहे वो हड़प्पा की खोज हो, चाहे मोहनजोदड़ो की खोज हो, इसमें इनका सबसे बड़ा सहभागिता था, तो इनको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद जो उसका भौगोलिक है हड़प्पा सभ्यता का, ऊपर में मांडा मांडा है, ऊपर में सबसे ऊपरी हिस्सा जो उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर है, तो उसको ध्यान रखना है कि मांडा ऊपर में हो गया कश्मीर में, और नीचे हो गया दायमाबाद, जो कि हो गया आपको दक्षिण का जो अंतिम एरिया सीमा हो गया। और आपको पश्चिम का जो एरिया हो गया वो हो गया सुल्ता गंडोर हो गया, और पूरब का हो गया आलमगीरपुर। तो ये इसका भौगोलिक एरिया, इसको भी ध्यान में रखना है। वैसे यहाँ से क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे हैं, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिएगा। और
उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि स्थल, स्थल में कौन, हड़प्पा स्थल, मोहनजोदड़ो, फिर उसका चान्होद्रो है, कालीबंगा है, और लोथल है, और धौलावीरा और वनावली। ये जो है कुछ 5 स्थल हैं जिनको याद रखना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में तो बहुत सारे जो बहुत सारे खुदाई से मिले हैं, और सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोथल, जो कि भोगा नदी के किनारे स्थित है, और इसमें जो है गोदीवाड़ा आपको मिला है, गोदीवाड़ा को याद रखना है। और फिर उसके बाद आपको ये धौलावीरा में लिखित साक्ष्य, जो लिखने का जो साक्ष्य मिला है वो इसमें धौलावीरा में मिला है, एक साइन बोर्ड मिला था। तो ये, और यहाँ धौलावीरा में ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या था, ये हड़प्पा सभ्यता उसकी अगर बातें करें हम कि वो 2 भागों में बटा हुआ रहता था, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन एक अपवाद के रूप में धौलावीरा है जो कि वो 3 भागों में बटा हुआ था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं बनावली में क्या मिला है, तो वहां पर हल की आकृति का साक्ष्य मिला है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मिला है, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो चीज का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद है आपको जैसे इसमें कालीबंगा में क्या मिला है, तो जोतते हुए हल का साक्ष्य मिला है, और वहां पे अलंकृत फर्श मिले हैं। तो इन सबको याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको सारा चीज को उसको कवर कर लेना है। कुछ चीजें हैं जो लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन लूसेंट में जो दिया हुआ है, क्योंकि प्राचीन इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए सफिशिएंट है। अब आ जाते हैं बौद्ध जैन में आपको बौद्ध जैन का सारा एस्पेक्ट को करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आपको पूरा का पूरा करना है। अब आ जाते हैं कि साइंस जो है, इसको भी लूसेंट से मैं ले रहा हूँ, और इसमें क्या है कि चैप्टर 1 से 4 तक है, यानी कि अब 1 से 4 तक आपको पढ़ना है। 1 से 4 तक में जो है ये सारे चैप्टर हैं, यानी कि यूनिट है, मात्रक है, फिर गति है, फिर उसका कार्य, ऊर्जा, शक्ति है, और फिर गुरुत्वाकर्षण है। और यूनिट को हम देखते हैं कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूनिट से हर बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए उसको करेंगे। गति में आपको न्यूटन्स का जो तीनों लॉ है उसके बारे में जरूर आप ये कर लेंगे। और त्वरण गति वाले में त्वरण बहुत इंपॉर्टेंट है, सदिश कर लीजिएगा, लेकिन त्वरण सबसे इंपॉर्टेंट है, और न्यूटन्स का लॉ। अब आ जाते हैं हम लोग ये कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा, शक्ति में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ऊर्जा का रूपांतरण, जो कि यांत्रिक ऊर्जा जैसे डायनामो है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करता है, तो वो वाला जो बॉक्स में है उसको एकदम रखिएगा। और कार्य, ऊर्जा, शक्ति में जो यूनिट है, यहाँ पर भी उस यूनिट को भी इतना मगअप कर लीजिए, इतना अच्छे तरीके से कि जैसे ही आए और कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब आ जाते हैं कि आपको गुरुत्वाकर्षण में भी जो है, गुरुत्वाकर्षण का जो है उसमें सारा एस्पेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट से ऊपर जाना आना, ये वाला जितने भी सारे हैं, चाहे आपको पलायन वेग है उसके बारे में, तो वो सब सारी चीजों को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, ये पूरा का पूरा कर लेना है। और ये 4 है, और आगे जो मैं बताऊंगा उसमें भी कुछ जो हटा के, और उसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगा। अब आ जाते हैं प्रतियोगिता दर्पण, राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को मैं इसको जो दिया हूं, इसको आप लोग पढ़ेंगे, और पढ़ लेंगे, उसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो पूरा पढ़ेंगे। लेकिन कब का पढ़ेंगे, तो आप इसको पढ़ेंगे अभी फिलहाल पढ़ेंगे अक्टूबर वाला जो इश्यू आया हुआ है, अक्टूबर वाला। तो अक्टूबर वाला जो इश्यू है, तो उसको पढ़ना है आपको, अक्टूबर वाले इश्यू को पढ़ना है, और उसी का ही मैं समराइज भी करके, और उसको भी मैं कोशिश करूंगा, जो 2020 का सीरीज मैंने बोला है, तो उसके तहत मैं उन सब सारे चीजों को मैं दूंगा, जिससे कि आपका पढ़ा हुआ चीज को रिवीजन हो जाएगा आराम से, शॉर्टली। ठीक है, हो गया। ये मैंने जो आपको दिया है वो 55 डेज का जो शेड्यूल है, लेकिन ये 55 दिन ही नहीं, इसमें 45 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि आपको 120 किलोमीटर के रफ्तार से मैं 45 दिन में खत्म करवाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि अब आप लोग पूरी तरीके से टेबल कुर्सी पे बैठ चुके हैं, और आपने अपने सपने को साकार करने के लिए अब सोच लिया है। और अब कोई दीपावली नहीं है, कोई छठ नहीं है, और सिर्फ आप हैं, और आपकी किताबें हैं, और आपके सपने हैं, और उस सपने को साकार करना भी आपका ही दायित्व है, आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ही फर्ज है। तो आप उस चीज को नहीं भूलेंगे कि हाँ, कि आपको किसी भी कीमत में इस बार हमें नौकरी लेनी है तो लेनी है।
जिद करना है तो करना है, और कोई भी रूटीन सेटअप कीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, डिसिप्लिन के साथ ही आप इसको पूरा का पूरा कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हमारे इस चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट जरूरी है, कमेंट करें और आगे इसमें और क्या चाहिए तो मैं उस हिसाब से भी आपके बोले हुए चीजों के हिसाब से भी मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।